बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एस्पारियंस। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है कि आप खैरियत से हों और आप केमिस्ट्री के लेक्चर को यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर से एक बार केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे। गैसेस की हम बातें करते थे। कभी हम कहते थे बॉयल्स लॉ, कभी हम कहते थे चार्ल्स लॉ। फिर हमने कहा जनाब कहते हैं गैस ये करती है, गैस ये करती है, प्रेशर लगाएं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, गर्म करें तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। हमने वो लॉज पढ़े थे। आज हमने उन लॉज की मदद से एक नई बात पढ़नी है। आज हमारा टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसको मतलब तमाम गैसें जो इसको ओबे करती हैं उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। मतलब आइडियल होने का मतलब ये हुआ कि वो लॉज को ओबे करती हैं, वो बॉयल्स लॉ, वो चार्ल्स लॉ। और आज एक छोटा सा लॉ और आपको बताना है। आज ये हम जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं कि ये क्या है। देखें, सबसे पहले मैंने हल्की सी इसके बारे में बात लिखी है कि ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को मिलाने से बनती है। मतलब तीन लॉज आपने आज ख्याल रखना है। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा कि ये गैस का एक वॉल्यूम है, जब हम इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा करते हैं वॉल्यूम कम होता है। और एक दूसरा लॉ हमने पढ़ा कि जनाब ये एक गैस का वॉल्यूम है, गर्म करने पे ये वॉल्यूम फैलता है। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि वॉल्यूम और प्रेशर जितना ज़्यादा करें तो वॉल्यूम कम, मतलब वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये बातें हमने पढ़ी थी। आज इन तीन बातों को हम इकट्ठे करेंगे। तीसरी बात एक नई बात है आपके लिए, एवोगैड्रो लॉ। लेकिन एक दिन मैंने बताया था कि एवोगैड्रो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ क्या है वो हम इंशाल्लाह इसके बाद भी पढ़ेंगे। अगले 1 से 2 लेक्चर के बाद ये टॉपिक भी आएगा। आज हल्का सा बताता चलूँ कि यहाँ पे जो एवोगैड्रो लॉ हमने कहा है वो ये है कि जनाब ये वॉल्यूम है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स डालते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स डालते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। वैसे हम इंशाल्लाह बाद में जाके ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास वॉल्यूम सेम हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होते हैं एसटीपी पे, या यूं कहें कि हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा फिक्स रहते हैं अगर वॉल्यूम सेम हो एसटीपी पे। तो ये एवोगैड्रो लॉ है। लेकिन आज जो आपने याद रखना है कि वो ये याद रखना है सादा तरीन बात कि ये मेरे पास गैस का सिलेंडर है, मैं इसके अंदर गैस डालता हूँ तो वॉल्यूम और ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल्स और डालूंगा तो वॉल्यूम और ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल्स जितने इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। ये है एवोगैड्रो लॉ। आज इन तीन बातों को हम इकट्ठे करेंगे कि वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी ताल्लुक है, इस वॉल्यूम का प्रेशर के साथ भी ताल्लुक है और इस वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ भी ताल्लुक है। ये तीन जो ताल्लुकात हैं इन रिलेशंस को हम आज इकट्ठे कर देंगे और इन तीनों लॉज को मिलाने से एक इक्वेशन बनेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आज ये देखते हैं अ गैस इक्वेशन जो तीन लॉज को मिलाने से बनाई जाती है। इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्या मतलब कि तमाम गैसेस एक जैसा बिहेव करती हैं और वो सारी की सारी इन तीन लॉज को ओबे करती हैं। उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। ये बात भी नीचे मैंने लिख दी कि गैसेस ओबे द जनरल गैस इक्वेशन आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। आज ये आइडियल गैस इक्वेशन की एक दफ़ा हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। ज़रा सामने आपके तीन लॉज मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। गौर से देखिए हमारे पास कि एक बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। नीचे मैंने एक बात लिखी चार्ल्स लॉ के बारे में कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये टेम्परेचर के। ये बात भी आपको पढ़ाई थी। उसके बाद तीसरी बात आपको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा करने से हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। गैसेस गर्म करने पे फैलती हैं, ये बात हमने कही थी। और हाँ, अगर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो फिर वॉल्यूम कम होगा। ये तीन बातें हमने पढ़ी थी। अगर इन तीन लॉज को इकट्ठा कर दें तो मतलब वॉल्यूम, ये देखें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के और टेम्परेचर के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के।
हाँ, इन प्रोपोर्शनल की अलामत को हटा के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। आर एक कांस्टेंट है जिसे हम जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन को अगर सही अल्फाबेटिकली फॉर्म में लिखा जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है, इसे पी को ऊपर ले जाइए और ये बन जाता है कि पी वी इज इक्वल टू किसके, एन आर टी के। P का आपको पता है क्या होता है, प्रेशर होता है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R अभी अभी बताया एक कांस्टेंट लगाया है हमने प्रोपोर्शनल की सिंबल को हटा के, और T क्या है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो आए इस इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी और वजाहत करते हैं कि ये इक्वेशन क्या है। तो आपके सामने के नीचे बात आ गई है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम मतलब PV, मतलब ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसका ये एक वॉल्यूम है और इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। अब ये जो दोनों की प्रोडक्ट है वो पता किसके इक्वल होगी, इसके अंदर मौजूद कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और इस वक्त जितना टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, एक तीसरी चीज जर्नल गैस कांस्टेंट, लिहाजा जर्नल गैस कांस्टेंट और इसके अंदर कितने मौजूद हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, और तीसरी बात हमारे पास इस वक्त टेम्परेचर कितना है, ये वॉल्यूम और प्रेशर, इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है, ये आपस में जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पीवी की प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स आर और टेम्परेचर के। ये है जनरल गैस इक्वेशन, इसे आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसे लॉस कैसे निकाले जा सकते हैं। देखें मिसाल लें, ये सबसे पहला देखें, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हाँ, अगर हमारे पास इफ एन एंड टी कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स को भी खत्म कर दूं और ये देखें यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स भी गए, ये टेम्परेचर भी गया, तो आपको याद है बॉयल्स लॉ में ये शर्त थी कि टेम्परेचर को तंग नहीं करना, आइसोथर्म, आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, कुछ याद आया हो आपको। अगर हमारे पास ये दोनों को कांस्टेंट कर दें तो बाकी सिर्फ कौन बचेगा, आर, तो ये सामने वाली सारी की सारी वैल्यू मतलब कांस्टेंट बन जाएगी। इसलिए मैं लिख दिया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब, जब n और t को कांस्टेंट कर दें, क्योंकि r तो पहले ही कांस्टेंट, n और t को दोनों को कांस्टेंट किया, तो ये क्या बन गया, pv इज इक्वल टू k, मतलब सारे का सारा कांस्टेंट, और इसे हम क्या बोलते थे, बॉयल्स लॉ। उसके बाद हमारे पास कहता फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट कर दें तो नीचे देखें जरा, अगर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दें तो ये पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें से जरा गौर से देखें, हमारे पास इस साइड से मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, इस साइड से मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब इस साइड से प्रेशर गया तो यहां पे सिर्फ कौन रह गया, वॉल्यूम, और अगली साइड से नंबर ऑफ मोल्स और आर दोनों ही मैंने कांस्टेंट कर दिया तो के बच गया, और साथ कौन रह गया, टेम्परेचर। तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये जो लिखी हुई है इक्वेशन, ये क्या लिखी है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर पे। तो जब गर्म करें तो चीजें फैलती हैं, ये बात, इसे हम क्या बोलते थे, चार्ल्स लॉ। हाँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है कि अगर इसके अंदर वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर और हमारे पास प्रेशर का जो आपस में ताल्लुक है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी चार्ल्स लॉ ही है। असल में ये चार्ल्स लॉ की ही दूसरी एक शक्ल है। इसे मैं यूं समझाता हूं कि जब इंटरनल आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गैस अंदर से ज्यादा प्रेशर लगाएगी, इंटरनल प्रेशर भी वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये सिलेंडर है, आपने गर्म किया, गैस ने जोर लगाना शुरू किया, अंदर से जितना ज्यादा गर्म करेंगे अंदर से ज्यादा जोर लगाएगी, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये हमारे पास दोनों ही चार्ल्स लॉ की ही शक्लें हैं। उसके बाद हमारे पास एक और लॉ ड्राइव करते हैं, एवोगाड्रो लॉ। हमने अभी 3 लॉ से इस इक्वेशन को बनाया था और हमने इस इक्वेशन से 3 लॉज को वापस ड्राइव भी कर लिया कि अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दें तो इसका मतलब ये टेम्परेचर भी गया और इधर से प्रेशर भी गया, और ये आर तो पहले ही क्या है, कांस्टेंट, तो सिर्फ क्या बचा, वी और एन, लिहाजा वी और एन बचा, और ये के तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा करता जाऊंगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। लिहाजा हमारे पास ये कौन सा लॉ है, एवोगाड्रो लॉ। अच्छा देखें जरा, इसी की एक और शक्ल है कि वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दें। देखें मैंने अभी चार्ल्स लॉ निकाला था, चार्ल्स लॉ में आपको पता है कि हमने कहा जनाब जितना गर्म करें चीजें फैलती हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर वहां वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें
तो भी हमारे पास चार्ल्स लॉ की ही एक शक्ल आती है। और यहाँ पे अभी अभी हमने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे भी अगर आप टेम्परेचर के साथ एक दफ़ा वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो ये भी जो लॉ है कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होने से इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया, मतलब आप एक यहाँ पे गैस है बहुत थोड़ी है तो प्रेशर भी उसका थोड़ा होगा ना, या ज़रा यूँ कहें कि एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैस इस कमरे के अंदर आ गई है तो प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं वैसे ही बैठा हूँ बगैर गैस के, यहाँ पे हवा तो है ना, वो तमाम गैसेस का मजमुआ है हवा बहुत सी गैसेस का सम है, मिक्सचर है। ये भी इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हवा है, गैसेस हैं, लेकिन मेरे जिस्म के ऊपर इतना प्रेशर नहीं लग रहा। आप जिस कमरे में बैठे हैं आप भी महसूस करें। हाँ, अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस भर देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कर देंगे तो हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा, वो हवा ऐसे हमें जकड़ना शुरू हो जाएगी, हमें प्रेशर लगेगा। लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी एक एवोगैड्रो लॉ ही की शक्ल है। ये जो मैंने दूसरी फॉर्म निकाली है चार्ल्स लॉ की भी, मतलब यहाँ पे ये एवोगैड्रो लॉ की, ये ज़रूरी नहीं कि आप करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये बुक के मुताबिक आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपके नॉलेज के लिए आपके लिए अजाफी बात बता दी है। एक और बात, हमारे पास जब लॉस ड्राइव कर लिए हैं, अब ये हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स कर दूं 1 तो बाकी क्या बचेगा, PV इज इक्वल टू RT। ये भी एक इक्वेशन है, ये आपने जनरल गैस इक्वेशन याद रखनी है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। इसके बाद आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये R निकालना है, R क्या है, जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी, उसमें से जनरल गैस कांस्टेंट, इसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। हाँ, अगर ये R की वैल्यू निकालनी हो तो इस टेम्परेचर को उठा के इधर नीचे ले जाएं, PV के, इस PV के नीचे ले जाएं, लिहाजा PV ओवर T इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, R के। R क्या है, कांस्टेंट, ये सारी जिंदगी कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, अगर एक ख़ास टेम्परेचर पे ये मैं कांस्टेंट कर दूं टेम्परेचर, अगर ख़ास टेम्परेचर पे मैं प्रेशर ज़्यादा करता हूँ तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन सामने वाली वैल्यू R क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब इसको ऊपर से देखें, ये ज़रा ये इक्वेशन को ज़ोर से देखें कि जनाब इस इक्वेशन में से अगर प्रेशर मैं ज़्यादा करूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, लेकिन सामने वाली वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। कब, जब मैं टेम्परेचर को एक दफ़ा कांस्टेंट कर दूं। इसी तरीके से आप नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएं, ऊपर से वॉल्यूम बढ़ेगा, सामने वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये कहना चाहते हैं R सारी जिंदगी कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, अगर P1 V1 हो T1 पे तो R ही रहेगा। अगर मैं प्रेशर P2 कर दूं, वॉल्यूम V2 कर दूं, टेम्परेचर T2 कर दूं तो R फिर भी क्या रहेगा, R ही रहेगा। मतलब ये R वाली साइड आपस में इक्वल है तो ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है। तो एक नई बात आ गई हमारे पास, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये भी जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में इसका हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक एग्जांपल है हमारे पास। तो आज आपने 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं, एक तो PV इज इक्वल टू NRT और एक ये हमारे पास P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। एक बात का ख्याल है, आपने अगर सारा दिन के अंदर आपने 6000 दफ़ा सांस लेनी ना तो कम से कम उसमें से 3000 दफ़ा आपने ये इक्वेशन पढ़नी, PV इज इक्वल टू NRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आगे हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके अंदर बार बार ये यूज़ होगी। जब भी बात आएगी गैसेस की अक्सर हम ये इक्वेशन यूज़ क्या करेंगे, बहुत से एग्जाम्पल्स में, बहुत से न्यूमेरिकल्स में, बहुत से MCQs में। ऐसी ये इक्वेशन है कि ये बहुत सादा, बहुत आसान है, लेकिन इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए PV इज इक्वल टू NRT। अभी मेरा ख्याल है आप लेक्चर को ब्रेक लगाने के बाद ये कम से कम 10 दफ़ा दोहराएं, PV इज इक्वल टू NRT। आइए हम इसकी अगली फॉर्म पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है एक। अच्छा, ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जनाब, प्रेशर एक्सप्रेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हम अब पढ़ने लगे हैं मेरे बेटे, जनरल गैस कांस्टेंट जो R है उसकी वैल्यूज़ पढ़ने लगे हैं। ये उसी टॉपिक का हिस्सा है। ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ पढ़ने लगे। कहता है जनाब, जब प्रेशर आपके पास एटमॉस्फेयर में हो, प्रेशर के यूनिट्स पढ़ाए थे आपको एटमॉस्फेयर के, और वॉल्यूम हो डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर, मतलब डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है। अच्छा, इसके यूनिट्स हैं डेसीमीटर क्यूब। हाँ, तब हमारे पास कहता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जी, मोल कितने हो गए, 1, प्रेशर कितना हो गया 1 atm।
टेम्परेचर स्टैंडर्ड कर दें, तो हमारा एसटीपी कहा ना, उसने खुद कहा एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसीलिए मैंने प्रेशर भी 1 atm लिया और टेम्परेचर 273 केल्विन लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड है। मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको, जब यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़ाए थे, मैंने उस दिन आपको प्रेशर पढ़ाते वक्त कहा था कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लीजिए। अच्छा, ये हमारे पास चार्ल्स लॉ के अंदर भी बताया था। तो हमारे पास उसने एसटीपी की वैल्यू दी हुई है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, लिहाजा ये देखें, ये लिखा है 1 मोल ऑफ गैस, मतलब ये 1 मोल और ये स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वॉल्यूम स्टैंडर्ड कितना होता है एसटीपी पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। आज ये इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। अभी अभी हमने इक्वेशन पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के, और अगर मैंने आर मालूम करना हो तो एन को भी इधर नीचे ले जाएं, टी को भी इधर नीचे ले जाएं, तो पी वी ओवर एन टी सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपके पास फिगर आ गई है, ये जगह जगह पे इस्तेमाल होगी। आपने इसे फिंगर टिप पे कर लेना है 0.0821, ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। और इसके यूनिट से भी आपने याद रखने हैं, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। मतलब ये हमारे पास अभी वैल्यू क्या है, इसकी थोड़ी सी वजाहत और करते हैं। इसका एक दूसरा पार्ट भी करते हैं एक्सरसाइज का। आज ये देखते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर पी वी को टेन के मुताबिक एक और वैल्यू हमने ड्राइव की। देखें ज़रा, हमारे पास कहता है जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाए, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाए, उस वक्त ये हमारे पास ये क्वेश्चन निकला है कितनी, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये आपने फिंगर टिप पे फिगर करनी है। अच्छा, अब देखते हैं, कहते हैं जनाब आप प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कर दें। ठीक है, पहले किस में था, पहले अभी अभी मैंने आपको दोबारा दिखाया कि प्रेशर किस में था, एटमॉस्फेयर में, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। लेकिन अब किस में करना है, mmHg में, हाँ, या फिर टॉर में, और वॉल्यूम किस में करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैंने आपके लिए सादा तरीने काम कर दिया। ज़रा गौर से देखें, आर की वैल्यू हमने अभी भी ये निकाली है ना, ठीक है, आपने इस सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो जो डेसीमीटर क्यूब है वो कितने की इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये यूं ही समझे, 1 किलो किसके बराबर होता है, 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1 किलो 1000 ग्राम के। ऐसे ही आपने याद रखना है कि एक जो लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब है, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये फिंगर टिप पे ऐसे जानबूझ के मिसाल देके समझाइए कि आपके जहन में ये बात रहे। अच्छा, हमारे पास हमें पता है, उसने कहा जनाब प्रेशर आप एटीएम की बजाय, एटमॉस्फेयर की बजाय एमएम ऑफ मरकरी में लें, मिलीमीटर में लें। तो ठीक है, ले लेते हैं। आपको याद है मैंने क्या कहा था कि ये जो हवा का प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, कि जब हमने मरकरी से चेक किया था कि जनाब मरकरी का वो एक कॉलम था, याद है 760 मिलीमीटर कॉलम था उसकी लंबाई, और वो यहाँ पे एक मरकरी का टब था, उस टब के अंदर मैंने एक ट्यूब भर के मरकरी की उसके अंदर रखी, तो उस मरकरी ने नीचे आना शुरू कर दिया, टब से मरकरी ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। लेकिन वो ट्यूब के यहाँ पे आके मरकरी रुक गई, मतलब वह हवा का बराबर और ये आपस में प्रेशर जब बराबर हो गए, तो ये हवा का प्रेशर और ये जब दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो मतलब ये जो मरकरी का प्रेशर है असल में वही है हवा का प्रेशर। तो वो याद है, वो उसकी लंबाई कितनी थी, वो 760 मिलीमीटर थी। ये बात मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, आप वो यूनिट्स ऑफ प्रेशर वाला टॉपिक सुनिएगा। अच्छा, हमारे पास एक एटीएम 760 मिलीमीटर के बराबर होता है ऑफ मरकरी कॉलम। लिहाजा आप क्या करें, ये जो एटमॉस्फेयर है आप इसे किस में बदल दें, 760 mmHg में, ठीक है। और ये जो डेसीमीटर क्यूब है इसे आप बदल दें किस में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। दो ही बातें थी ऊपर वाले यूनिट्स के अंदर, ये वाली दो बातें, उनको नीचे मैंने क्या कर दिया, डेसीमीटर क्यूब की जगह पे 1000 सेंटीमीटर लिख दिया और सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, और ये हमारे पास एटीएम की जगह पे 760 mmHg लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया है कितना, ये 62,400 cm³ mmHg। लिहाजा एक और भी हम काम कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ये मिलीमीटर में आ गया। हाँ, अगर 1 मिलीमीटर बराबर होता है एक टॉर के, वो टॉरिसिली के नाम की वजह से। याद है मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर के लिए बैरोमीटर किसने ये डिवाइस बनाई थी, वो किसने सादा तरीन तरीका बताया था, टॉरिसिली ने। मैंने कहा फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि उस बंदे के नाम की वजह से हम 1 mmHg को एक टॉर भी कहते हैं। लिहाजा ये जो mmHg लिखा हुआ है, ये mmHg को हम टॉर भी लिख सकते हैं।
ये हमने एक और वैल्यू निकाल ली है, ये वाली। लिहाजा एक वो जो पहले निकली, अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई। हाँ, अब हम एक और वैल्यू निकालते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी चल रहा है। अच्छा, अब कहता है जनाब आप प्रेशर ले लें न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में और आप वॉल्यूम ले लें मीटर क्यूब में। अच्छा, दोनों फिगर जरा गौर से देखें। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम का भी जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? लेंथ के लिए मीटर, फिर मीटर, फिर मीटर, मतलब मीटर क्यूब। एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड एसआई। अच्छा, ये सिस्टम इंटरनेशनल आप फिजिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट। वो जो पहले वैल्यू निकाली थी 0.0821, वो कौन सी थी भला? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ये वो एसआई वो स्टैंडर्ड नहीं है। एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में फिजिक्स में आप यूनिट्स पढ़े हैं, उसके अंदर उसके हिसाब से क्या यूनिट्स बनेंगे, ठीक है? 1 मोल गैस है, हमें पता है, और प्रेशर हमने ऐसा ही लिख दिया। हमें पता है 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 101,325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। ये मैंने यूनिट्स ऑफ प्रेशर के अंदर बताया था, ये फिगर कैसे निकली है। और उसके बाद टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है? 273.16 केल्विन। केल्विन ही ऐसा यूनिट है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम हमें पता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब को आप मीटर में बदल लें, एसआई में बदल लें, तो इसे आप क्या कर दें? 1000 पे डिवाइड कर दें। जब आपने 1000 पे इसे डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास ये आ गया। ये ले हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप उसके अंदर पुट करें। किसके अंदर पुट करें? ये आपके पास फार्मूला है PV/NT=R के। ये आप सारी प्रेशर की वैल्यू पुट करें, वॉल्यूम की पुट करें, नंबर ऑफ मॉल्स की करें, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करें, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ये एसआई वैल्यू आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, और वो भी ये एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है। हाँ, इसमें जो यूनिट आए हैं वो क्या आए हैं, जब आप इसकी वैल्यू पुट करके देखें आपके सामने जब आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये न्यूटन मीटर यूनिट्स आ गए। ये जो न्यूटन मीटर क्या होता है? एक जूल। क्या मतलब? आपने कभी वर्क का नाम सुना? वर्क क्या होती है? एनर्जी। हाँ, आपको याद हो शायद कि वर्क बराबर आपने कहा था FD cos थीटा, मतलब FD, फोर्स और डिस्टेंस। कितनी फोर्स लगा के कितना डिस्टेंस तय किया, ये मैंने किया वर्क। याद है इसका यूनिट क्या था? जूल। इसका मतलब ये हुआ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। ये न्यूटन मीटर क्या होता है? 1 जूल। लिहाजा न्यूटन मीटर को जूल लिखा जा सकता है। लिहाजा न्यूटन मीटर की जगह पे मैंने जूल लिख दिया। हाँ, अब हमने तीसरी वैल्यू निकाल ली। अब एक वैल्यू आपने और याद कर ली है। इसके अंदर आपने याद रखनी है कि जब भी ज़िंदगी में प्रेशर आपका एसआई यूनिट्स में लिया जाए और वॉल्यूम भी आपका एसआई यूनिट्स में लिया जाए तो उसकी वैल्यू ये आएगी। हमेशा आपने एसआई वैल्यू जब यूज़ हो रही हो तो यही वैल्यू यूज़ करनी है। इसके बाद हम एक और वैल्यू निकालते हैं। अच्छा देखें, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब इसके एक और यूनिट निकालते हैं। अर्ज में, अर्ज एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। अभी तक जो चीज़ें दरियाफ्त हुई है ना, मैं आपको 2 बातें सारी ज़िंदगी के लिए बता दूं। ये आपके लिए तोहफा आज के लेक्चर का। पूरी कायनात में से दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा है, सबसे छोटा ज़र्रा, उसे क्वार्क बोलते हैं। QUARKS, वो क्वार्क बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा हो तो क्वार्क्स। ये एटम होता है ना, एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो होता है। उसको मजीद तोड़ दें, मतलब एक प्रोटॉन को भी तोड़ने पे अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, उसे क्वार्क बोलते हैं। मतलब अभी तक जो दरियाफ्त हो चुका है वो सबसे छोटा जर्रा कायनात का वो क्वार्क है। एक बात होगी। दूसरी बात एक और ये रखनी है, एनर्जी का जो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास इस्तेमाल होता है ना, वो ये है, अर्श। लिहाजा ये किसके बराबर होता है? सिंपल, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। मतलब बहुत छोटा है, 10 की पावर 7। 1 जूल लें जी, ये 1 जूल एनर्जी है इसके अंदर। फर्ज करें अगर मैं इसे अर्ज में बदलूं, अर्ज में तब्दील करूं, तो फर्ज करें ये एक एनर्जी है और इसे मैंने अर्ज में तब्दील करना है, तो मुझे इसके 10 की पावर 7, आप 0 लगा के देखें 7 दफा 1 के साथ, इतने हिस्से करने पड़ेंगे, इतने टुकड़े करने पड़ेंगे।
मतलब अर्ज बहुत छोटा यूनिट है, लिहाजा आप सीधा क्या करें, उस जूल की जगह पे क्या लिख दें, 10 की पावर 7 अर्ज। बस ये हमारे पास एक और यूनिट निकाल लिया। ये सारे यूनिट्स आपकी फिंगर टिप होने चाहिए। सबसे पहले एसटीपी वाला, हाँ एसटीपी वाला जो हमने निकालना है उसे हम एटीएम को एमएमएचडी में बदल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं। वो एक नई फिगर याद रखनी है, उसके अंदर ही दो वैल्यूज हैं। अच्छा, फिर एक और हमने एसआई यूनिट्स निकाली, एसआई यूनिट से फिर हमने आगे उसे तब्दील किया किसके अंदर, ये अर्ज के अंदर, और इसी तरीके से हम इसे जूल के अंदर भी कन्वर्ट किया। अभी हम इसे एक और कन्वर्ट करते हैं, एक और यूनिट निकालते हैं। आज ये देखते हैं कैलोरी। आपने कभी चॉकलेट खाई हो, बिस्किट खाया हो, आपने देखा इनकी बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, अज्जा लिखे होते हैं, मतलब ये किस किस चीज़ को मिला के बनाएगी ये चीज़। उसके अंदर जो यूनिट लिखा होता है वो कौन सा लिखा होता है, वो कैलोरी वाला लिखा होता है। वो जो 1 कैलोरी होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। लिहाजा आप क्या करें, ये जो वैल्यू है इसे आप क्या करें, डिवाइड कर दें किस पे, 4.18 पे, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब ये एक और वैल्यू हो गई ये कैलोरीज वाली, ये भी आपने याद रखनी है। छोटी सी एक बात और करते हैं कि आर का मतलब क्या है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है क्या, इसके फिजिकल मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 0.0821 डेसीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब क्या है भला, ये इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक मोल को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्या मतलब, मैंने एनर्जी क्यों कह दिया, डेसीमीटर क्यूब और एटीएम को एनर्जी कैसे कह दिया। एटीएम किसका यूनिट है, प्रेशर का। प्रेशर क्या है, फोर्स। और ये जो वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूं, वॉल्यूम, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। और इसका यूनिट भी क्या होता है, एनर्जी। डेसीमीटर क्यूब और एटीएम असल में एनर्जी ही है। लिहाजा अगर मेरे पास 1 मोल गैस है और मैंने इसका 1 केल्विन टेम्परेचर ज्यादा करना है तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम। लिहाजा दुनिया जहान की कोई भी 1 मोल गैस हो तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे इतनी ही सारी जिंदगी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है आइडियलिटी, ये है आइडियलपन। इसीलिए आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं कि तमाम गैसेस के लिए। इसका मतलब यह है कि हर गैस के मुताबिक यही बात लागू होती है, यह सब के लिए एक जैसी बात साबित करता है। इसके बाद एक छोटी सी बात आपने ख्याल रखनी है, जो हमने आज पढ़ा, फिजिकल मीनिंग ऑफ आर पढ़े, उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, उसके बाद आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए याद रखना है, वो यही है आइडियल गैस इक्वेशन। और इसके बाद आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 याद रखना है। और एक बात तो हमेशा की तरह आपने याद रखनी है, आपने अपना ख्याल रखना है और कोशिश करनी है, हमेशा कोशिश करनी है, जो पढ़ा है इसे याद करना है। मौका शायद फिर ना मिल सके इन लेक्चर्स को दोबारा से कॉलेज में सुनने का। आप इस सिलेबस को साथ साथ कवर करते जाएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, थैंक यू।